नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप आज सुन रहे हैं हमारा एक ख़ास ही वीडियो जो हम इस समय रिकॉर्ड कर रहे हैं और आज हम ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जिस पर अक्सर चर्चा होती रही है, लेकिन उसका समाधान और मैं सब बात करने वाला हूँ। आखिर वो कैसे क्या वीडियो है उसके बारे में शुरू करते हैं। पहला मुद्दा है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो क्यों नहीं करते हैं। आखिर वो क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस से इतना डरते हैं और इसको लेकर क्या क्या सवाल उठते हैं। दोस्तों, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। और लोकतांत्रिक में मीडिया सरकार के बीच संवाद बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि आम जनता तक पहुंचाने के लिए एक मीडिया का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस को एक ऐसा मंच माना जाता है जहां पत्रकार सीधे सवाल पूछते हैं और नेता उनके जवाब देते हैं, और वो देना पड़ता है क्योंकि आप चुने गए हैं जनता के द्वारा। तो जनता का अगर कोई सवाल है वो मीडिया के द्वारा पूछा जाता है तो उसका जवाब आपको देना चाहिए। लेकिन पिछले कई वर्षों में यह चर्चा होती रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं खुली कॉन्फ्रेंस जो है बहुत कम करते हैं। आखिर क्यों? कुछ राजनीतिक विशेषज्ञ का मानना है कि यह एक कारण उनकी संचार शैली से भी हो सकती है। नरेंद्र मोदी जी अक्सर जनता के संवाद करने के लिए अलग अलग माध्यमों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे रेडियो कार्यक्रम हो गया, सोशल मीडिया हो गया। पहले से तय होता है कि क्या इंटरव्यू में आए, लेकिन पहले से तय होता है वो ठीक है, लेकिन आपको जो है एक कॉन्फ्रेंस करना चाहिए, ये एक जनता का सवाल है। तो इसके बारे में इस माध्यम में संदेश को साफ और नियंत्रित तरीके से लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। और कुछ आलोचकों को कहना है कि खुली कॉन्फ्रेंस जो होती है वो पत्रकार अचानक कठिन सवाल पूछ लेते हैं, और जिससे सवाल से बचने के लिए कोई भी नेता हो वो बचने की कोशिश करता है, जिससे वो खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता है। सवाल पहले से तय होते हैं। दोस्तों, यहाँ यह समझना जरूरी है कि केवल एक पक्ष की राय नहीं होती। ठीक, सरकार के समर्थकों को कहना है कि प्रधानमंत्री अलग अलग माध्यमों से जनता से लगातार संवाद करते रहते हैं और यह भी संवाद एक तरीका है। अब यह बात करते हैं कि उस मुद्दे की जिसे लेकर सबसे ज़्यादा चर्चा होती है, जिसे जवाबदेही, यानी लोकतंत्र में माना जाता है कि नेता जनता के प्रति जवाबदेही होते हैं और मीडिया जनता की आवाज़ बनकर सवाल पूछता है। दोस्तों, यह भी कहा जाता है कि प्रधानमंत्री शेड्यूल बहुत व्यस्त होता है। जो प्रधानमंत्री का शेड्यूल होता है वो बहुत ही व्यस्त होता है, और ये माना भी जाता है क्योंकि जनता भी इस चीज़ को मानती है कि प्रधानमंत्री है, कोई आम नागरिक नहीं है जिसके लिए इतना फ्री रहेगा। लेकिन फिर भी एक होता है, अगर जनता ने चुना है तो जनता के लिए ज़्यादा नहीं, कुछ समय तो कॉन्फ्रेंस, साल में एक दो बार तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ही सकते हैं। जनता से मुलाकात कर सकते हैं, जनता के लिए बात कर सकते हैं। आखिर क्या क्या जनता की जो ज़रूरत है उसे पूरा कर सकते हैं। इस चीज़ में सरकार को ध्यान देना चाहिए। ये सरकार का भी काम होता है, मानते हैं उस चीज़ में कि हाँ, थोड़ा सा टाइम का इशू होता है, वो बिल्कुल सही बात है। बहुत सारे काम होते हैं, जैसे देश के अंदर जो कार्यक्रम हो गए, विदेश यात्राएं हो गई, चुनावी रैली हो गई और सरकार बैठकें हो गई, इन सब के बीच समय निकालना भी एक चुनौती हो जाती हैं। और रैलियां तो आप देखते हैं, हमारे मोदी जी बहुत ज़्यादा रैलियां करते हैं, तो उसमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। जितना वो, मेरे ख्याल से जितना उन्होंने जनता की सेवा में पैसे नहीं खर्च किए, उतने कई ज़्यादा उन्होंने सिर्फ रैलियों में पैसा खर्च कर दिया, पोस्टरों में पैसा खर्च कर दिया, अपनी फ़ोटो छापने में। मतलब कितना अपने आप को देखना चाहते हैं, कहाँ कहाँ देखोगे मोदी जी। ये बहुत देखा मैंने, हर जगह पोस्टिंग। अभी हरियाणा में मैंने देखा था एक वीडियो में, लाइन लाइन लगी है, मतलब हाईवे में पोस्टिंग मोदी जी मोदी जी। और एक कैलेंडर आया था जिसमें देखा गया था कि माता जी का जो नवरात्रि का शुभकामनाएं दिया जाता है, तो उसमें सिर्फ नेता की फोटो, केवल जो माता जी की फ़ोटो है वो सिर्फ इतनी सी लगी है ऊपर से, और अगल बगल सिर्फ यही छपे पड़े हैं। तो ऐसी राजनीति थोड़ा सा समझने वाली बात है सब। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे मुद्दों की जिन पर सरकार को आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है और जिनकी वजह से कई बार विपक्ष ने सवाल भी उठाए हैं। सबसे पहला मुद्दा, बेरोजगारी। क्या इसके वजह से सरकार प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करती है? क्योंकि बेरोजगारी तो कम हुई नहीं और बढ़ती चली गई, और उन्होंने वादा सिर्फ चुनाव के पहले किया, तो उसके बाद वादा नहीं किया, क्योंकि उसके बाद चुनाव जीत चुके थे, और जीतने के बाद कोई वादा नहीं होता, वो सिर्फ वादा को भुलाया जाता है। तो पिछले कुछ वर्षों में बेरोजगारी को लेकर कई रिपोर्ट सामने आई, जिनमें कहा गया कि युवाओं को रोजगार मिलने की चुनौती बनी हुई है। विपक्ष का कहना है कि सरकार को रोजगार के नए अवसर प्रदान करने और ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। वही सरकार का कहना है कि स्टार्टअप, डिजिटल इंडिया और नई योजनाओं के जरिए रोजगार बढ़ाने की कोशिश की गई है। लेकिन दूसरा मुद्दा, कोशिश तो आपने किया, ठीक है, अच्छी बात है, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोशिश कब तक करेंगे? जब बेरोजगारी 140 करोड़ हो जाएगी तब आप कोशिश करेंगे? वैसे तो अभी पॉपुलेशन इतनी है ही, क्या इतनी जब बेरोजगारी हो जाएगी तब आप कोशिश करेंगे? ये कोशिश तुम्हारी कामयाब होगी, तो इसको थोड़ा सा कोशिश को कामयाब भी करो, क्योंकि टाइम अब उतना नहीं है कि कोशिश ही करते रह जाएं। आज बेरोजगारी अपर लेवल पर बिल्कुल चल रही है। और दूसरा मुद्दा ये है कि महंगाई को कंट्रोल करने की बात की गई थी, जिसमें
अगर मैं कहूँ तो इस समय तो ट्रम्प के हालात बहुत बिगड़े हुए हैं, क्योंकि ईरान ठोंके जा रहा है, उसकी लगे पड़ी है। और मोदी सरकार ने महंगाई के लेकर बहुत बात कही थी, जैसे $1 की भी बात कही थी कि डॉलर को 40 में ले आएंगे। और वो तो मोदी जी आप भी सुन रहे होंगे, तो डॉलर तो और ऊपर चला। ये ऐसे नहीं होता मित्रों, मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये जवाब देना पड़ेगा आपको, देश आपसे जवाब मांग रहा है। गया है इस समय 90 क्रॉस हो गया, ठीक। तो बहुत से जुमलेबाजी की गई, इसलिए भी सरकार डरती है, ठीक है। मेरे फ़ोन की थोड़ा बैटरी लो हो रही है, इसलिए ज़्यादा वीडियो नहीं खींचूंगा, लेकिन चलिए अब पूरी बात कंप्लीट करके ही बंद करूंगा। महंगाई हमेशा एक बड़ा चुनावी मुद्दा रहा है, खास पदार्थों में कीमतों, जैसे पेट्रोल हो गई और डीजल हो गए कीमतों में, इनको सब लेकर आम जनता में चिंता देखी गई। और जैसे कितने था, 72 रुपये 70 रुपये था, और हो कितना गया आज 95-100 रुपये चल रहा है आपका पेट्रोल, और डीजल 90 रुपये ऐसा चल रहा है। और था कितना, 72-70 रुपये में मिलता था। मैंने खुद लिया है, मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि मैं 70-72 में लेकर आया हूँ, और आज के समय में इतना महंगाई बढ़ गई है। सिर्फ कहने से नहीं हो जाता मोदी जी कि महंगाई बढ़ चुकी है, आप लोग मुझे वोट दो, मुझे जिता दो, और जो शहीद हो गए जवान उनके नाम पर वोट दे दो। ऐसा बोलने में आपको थोड़ा सा, एजेड भी हैं तो शर्म आनी चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी अब आपकी क्या इच्छा है, शर्म आती है या हंस के गुजार देते हैं। मैंने वीडियो इसमें भी देखा, एक वीडियो मैंने अपलोड भी की, जैसे इसमें देख लीजिए आप लोग खुद। Mr. Modi, thank you so much for visiting our country. TCS, my friend. Yeah. Sure, Mr. Modi. Thank you so much for visiting our country. Yeah, great harassment. Yeah, thank you. Otherwise, it would be. Thank Bye bye. Sapna. Funny guy. Thank you so much for visiting our country. I saw your AI summit. It was really well. Galgotia, my friend. Let me introduce you to our members. I saw your photo. Which photo, Mr. Modi? Blue umbrella. Are you on Twitter? No, my friend. Epstein files. Mr. Modi, we should not discuss I dance, my friend. Mr. Modi, we should not discuss this openly, huh? Let's do some serious business. Let me introduce you to our finance minister. She's Melanie. I think you have already met. Melanie. Melanie. Setting, my friend. Different, Mr. Modi. And he's our health minister. I think he's the person who are doing really awesome job. Mr. Modi. Mr. Modi is फोटो ले रहा है, करना पड़ता है। Continue, my friend. Mr. Modi, she's our home minister. She's doing some really good job. And I think we will be discussing some serious issues with her today. And, Mr. Modi, we are not here to celebrate. The world is in panic right now. Ukraine and Russia had already started to fight. US and Iran are about to start World War III. People are dying, Mr. Modi. People are dying. Kids are getting bombed. We need your help. We need India's help. The world is looking at Mr. Modi. My friend. My friend. ऐसे मोदी जी हंस रहे हैं। तो इन सब को लेकर आम जनता में चिंता देखी गई। आलोचकों का कहना है कि महंगाई का असर आम लोगों की जेब में पड़ता है, इसलिए नेता की जेब में नहीं पड़ता है। वो सिर्फ महंगाई जब पता चलती है जब आम लोगों की, जनता के जेब में पड़ता है। वो आम जनता को पता करता है, ना कि नेताओं को। नेताओं को तो नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं। सब पहले से उनका फिट ही होता है। आम जनता पर ज़्यादा महंगाई का असर न पड़े, इसलिए सरकार को इस जिम्मेदारी होती है एक सरकार की कि उस महंगाई को कंट्रोल में रखा जाए। वही सरकार का पक्ष है कि वैश्विक जो परिस्थितियाँ होती हैं, अंतर्राष्ट्रीय बाजार की वजह से भी कीमतों पर असर पड़ता है। वो सरकार की एक नीति है, वो तो
सभी पढ़ता है, हर जगह पढ़ता है, उसमें कहने की बात नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बाजार में, वो तो बिल्कुल बात सही है कि हाँ उसमें से फ़र्क पड़ता है, लेकिन इतना भी नहीं पड़ता है जितना पड़ चुका है, समझ रहे हैं। तीसरा मुद्दा आपकी जो थी नोटबंदी, बड़ी बड़ी नोटों को बंद किया गया। 2016 में सरकार ने अचानक बड़े नोटों पर बंद करने का फैसला लिया। सरकार का कहना था कि इससे काला धन, नकली नोट और भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी। भ्रष्टाचार पर तो रोक लगी या नहीं लगी वो आप ही जानिए, लेकिन जनता की आपने ऐसी की तैसी कर दी। उसी नोटबंदी के बाद आपने 2000 का नोट निकाला जिसमें 500, 1000 की नोट बंद हुई थी, और 2000 की नोट 2000 दिन भी नहीं चल पाई जिसमें बंद कर दिया गया। 2000 दिन का 200 दिन नहीं चली, बंद कर दिया गया। आप ही के द्वारा चलाई गई नोट, और आप ही ने दूसरी की नोट बंद की थी। अगर काला धन ही कंट्रोल करना है, नकली नोट, भ्रष्टाचार पर रोक लगानी है, तो क्यों नहीं सबको बंद कर देते, क्यों 100 की नोट चलाओ, 100 आप तो 100 कर दो, इसके नीचे ही नोट रहेंगी, उसके ऊपर 100 के ऊपर ना करो, फिर देखो कैसे भ्रष्टाचार रुका है। जितना नेता इसमें भ्रष्टाचार करते हैं, ले जाएंगे बोरी बोरी भर के, एक एक बोरा जब ले जाएंगे पैसा ना, तब भ्रष्टाचार रुकेगा। रोको, और मुझे पता है आप वो करेंगे नहीं, क्योंकि उसमें करने के लिए आपको बहुत ताकत चाहिए, अब वो आप नहीं करेंगे। वो सिर्फ एक ज़माने का बिल्कुल भौकाल में आया, नोटबंदी कर दिया, ऐसी की तैसी कर दिया, फिर उसके बाद 2000 चला के उसको बंद करके उसकी ऐसी की तैसी कर दिया। सब खेल हो रहा, मतलब मज़ा ले रहे हैं, इस पूरे देश के साथ खेल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कबड्डी चल रही है, उछल कूद मचाते रहो सारे। लेकिन चलिए आगे की बात करते हैं। लेकिन कई लोगों का ये भी कहना था कि इससे छोटे व्यापारियों और मजदूरों को काफ़ी परेशानी हुई। तो परेशानी तो आम जनता को ही हुई है, और किसको होगी बताओ, किसको होगी परेशानी? जो बड़े लोग हैं, नेता लोग, वो तो एक साथ सब अपना चेंज करवा लिए, उनको क्या दिक्कत हुई? दिक्कत तो उन्हीं को हुई जो आम जनता हुई। लाइन लगाना पड़ी, रात के 2 बजे से बैंक में लाइन लगी पड़ी है, लोग सो रहे हैं, 2 दिन तक वहीं पड़े हैं, ना खाने की सुविधा ना पीने की सुविधा, बस पड़े हैं कि पैसा कुछ मिला के मेरे जो 10,000 15,000 हैं वो बच जाएं। और जो नेता हैं उनको तो लगे रात भर खुली है, चाहे जब चले जाओ। तो दिक्कत तो उन्हीं को पड़ती है। बैंक और ATM के बाहर लंबी लाइनें देखने को मिली, सबको मिली है। कुछ साथियों ने भी ये फैसले पर असर पर सवाल उठाए। और चौथा मुद्दा जो आपकी मैं बात करने वाला हूँ, 2019-20 में जब कोरोना आया, आपका कोरोना महामारी का समय था, जब देश में कोरोना की दूसरी लहर आई, तब अस्पतालों में ऑक्सीजन और बेड की कमी खबरें सामने आई थी। आप लोगों ने सुना, मैंने भी सुना। तो कई लोगों ने सरकार की तैयारियों पर सवाल उठाए थे। हालांकि बाद में सरकार ने ऑक्सीजन प्लांट और स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने की बात कही, और कई नई व्यवस्थाएं भी की गई थी। लेकिन देखा गया था उसमें भी इसी तरह था, अस्पताल में लाइन लगी पड़ी, अस्पताल में पैर रखने तक की जगह नहीं। इतनी मतलब कोरोना से इतना ज़्यादा पीड़ित आदमी भीड़ लगा के बैठा था, मेरा वहाँ घुसने तक की जगह नहीं थी। कहाँ बैठ के, अगर कोई और पेशेंट आता है, स्टूडेंट हो जाता है, तो उसके जाने तक की जगह नहीं थी। ये सिचुएशन थी कोरोना में। इस सरकार में इतना कुछ देख लिया गया है कि अब आगे कुछ देखने का मन ही नहीं करता है। अब मैं 5वां मुद्दा आपको बताता हूँ, किसान आंदोलन। जब नए कृषि कानून लाए गए थे, तब देश में कई हिस्सों में किसानों ने विद्रोह किया था। यह आंदोलन लंबा समय तक चला था, सभी लोगों ने देखा, मीडिया ने लगातार चर्चा का विषय बना लिया। बहुत जगह देखने को मिला जहाँ किसान आंदोलन, जैसे पंजाब में हुआ, लेकिन किसानों की बात सुनी गई? क्या सुनी गई? लाठीचार्ज हुआ। उस आंदोलन में न जाने कितने किसान घायल हुए, उसमें आंसू के गोले बरसाए गए। बस और किसानों को क्या मिला? मांग ही क्या थी? आपने जो कानून लाया था उसी के तो हटाने का मांग था, बस और क्या था? अंत में सरकार ने इस कानून को वापस ले लिया। जब अंत में लेना ही था तो शुरू में इतना क्या मतलब दिक्कत थी भाई? इतना परेशान किया किसान को, क्या कुछ नहीं था, आपने दंडित किया। मतलब अपनी ज़रूरत की मांग, जो किसान के लिए, तुम्हारा हक तो नहीं मांग रहे थे वो, लेकिन फिर भी उनको लिए इतना प्रताड़ित किया गया। पूरे आंदोलन को भंग करने के लिए आंसू के गोले, लाठी चार्ज, न जाने कितनों की पिटाई हुई उसमें। लेकिन वापस में क्या हुआ, आखिरी में उसे वापस भी ले लिया गया। इस घटना को लेकर कई राजनीतिक बहसें भी हुई। दोस्तों, इन सभी मुद्दों को लेकर अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है। इसमें मैं कोई राय अपनी नहीं देता, सबकी अलग अलग राय है। मैं अलग दूंगा, कोई आएगा वो दूसरी अलग रहेगा। लेकिन कुछ लोग सरकार की नीतियों पर सराहना करते हैं, कुछ लोग उनकी आलोचना भी करते हैं। सराहना करने वाले को आज के समय पर अंधभक्त कहते हैं, और जो आलोचना करते हैं उसे देशभक्त कहते हैं। लेकिन वही सरकार की नज़र में वो देशद्रोही हो जाता है। अभी अगर मुझे देखा जाए तो मैं सरकार की नज़र में देशद्रोही वाला काम कर रहा हूँ। अगर मैं सरकार की नीतियों के बारे में बात करता हूँ, उन्होंने क्या क्या किया है, क्या गलतियाँ की हैं, क्या अच्छा काम किया है, तो देशद्रोही। अगर मैं अच्छा गिनाता रहूँ तो मैं देशभक्त हो गया, और जो उनके विपक्ष में बात किया तो देशद्रोही हो गया। अगर सच्चाई के रूप में देखा जाए तो ये जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र की यही विविधता, इसकी ताकत मानी जाती है। अब फिर से लौटते हैं अपने मुख्य सवाल पर, प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कम होती है? अब इसकी हम बात करने वाले हैं। इसका कोई एक आधिकारिक कारण सार्वजनिक रूप से नहीं बताया गया है। ठीक, कोई सार्वजनिक कारण नहीं है जो मैं आपको बता सकूं कि हाँ ये इस कारण से
आपका जो मोदी सरकार है या कोई भी नेता जो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं, इसका कोई सार्वजनिक कारण नहीं है। इतिहास में एक नाम याद रखा जाएगा, था कोई 56 इंच छाती का सेठ जो कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उसकी गांठ फटती थी। लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों और पत्रकारों की राय के अनुसार अगर ये मैं मानूं तो यह एक रणनीति भी हो सकती है और कार्यशैली का हिस्सा भी, जिसमें अगर आप कार्य नहीं करते तो आपके बोलने के लिए एक प्रकार से अगर गांव की भाषा में कहा जाए तो आपको दिखाने के लिए मुंह नहीं रहता कि किस तरह से मैं अपना मुंह दिखाऊं जब मैंने कुछ किया ही नहीं है। तो ये भी एक कारण हो सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि आधुनिक दौर में सोशल मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए भी जनता तक संदेश पहुंचाया जा सकता है, लेकिन पहुंचाया तो जा सकता है, लेकिन बात यह हो जाती है कि सरकार ने क्या कहा इस बात को थोड़ा सुनना जरूरी भी हो जाता है। इसलिए पारंपरिक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जगह एक नए माध्यम का इस्तेमाल बढ़ गया है। दोस्तों, अंत में यह कहा जा सकता है कि किसी भी सरकार के फैसलों पर सवाल उठाना लोकतंत्र का हिस्सा है। लोकतंत्र का मतलब ही होता है सरकार हो या विपक्ष हो, सभी में सवाल को पूछना, और सवाल चाहे वो सही हो या गलत हो, वो राजनीतिक हो या राजनीतिक ना हो, लेकिन हमें सरकार से सवाल पूछना चाहिए। वो चाहे जिसकी सरकार हो, चाहे इंदिरा गांधी की रही हो, चाहे अभी मोदी जी की रही हो, चाहे मनमोहन सिंह की रही हो, लेकिन सरकार से सवाल जब तक हम नहीं पूछेंगे तब तक सरकार अपनी गलतियों को भी नहीं समझेगी कि आखिर वो गलती कर रही है या सही कर रही है। तो हमें सरकार से जब सवाल पूछेंगे तो सरकार उस पर विचार करेगी, और ये इसीलिए लोकतांत्रिक का हिस्सा है। ठीक, इसीलिए पारंपरिक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जगह नए माध्यमों का इस्तेमाल बढ़ चुका है। इसमें चाहे मीडिया हो या विपक्ष हो या जनता हो, सभी की अपनी एक भूमिका होती है, सभी की अपनी अपनी जगह पर एक भूमिका होती है, ये सभी मानते हैं। ठीक है, तो इन्हीं सवालों और जवाबों से लोकतंत्र मजबूत होता है और हमें लोकतंत्र का ध्यान रखते हुए सवाल पूछना चाहिए। ठीक, तो हमने इस वीडियो में काफ़ी बात कर ली है। ठीक है, तो दोस्तों, आज हमने इस विषय में अलग अलग पहलुओं को समझने की कोशिश की, प्रेस कॉन्फ्रेंस का महत्व और संभावित कारण और वे मुद्दे जिन पर सरकार को आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है, सभी मैंने बात की है। अगर कुछ छूट गया है तो आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा, जिसमें अगली वीडियो में उसको ऐड कर दूंगा। ठीक, तो अगर हम बात करें गलत या सही की, तो अभी जिसकी सरकार है उससे सवाल पूछना हमारा एक प्रकार से धर्म हो जाता है, वो चाहे जिसकी सरकार हो। तो लोकतंत्र को अगर बनाए रखना है तो सरकार से सवाल पूछना ज़रूरी है, वो चाहे अभी की सरकार हो या विपक्षी जब सरकार बनेगी या नहीं बनेगी या कोई और आके बनाएगा, तो उससे भी हमारा एक कर्तव्य होता है कि हमें सरकार से सवाल पूछना है। ठीक, तो आपकी क्या राय है इस मुद्दे पर, आप लोग ज़रूर बताइएगा। क्या आपको लगता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस ज़्यादा ज़रूरी होनी चाहिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस सभी को करना चाहिए चाहे जो नेता हो, या फिर नए माध्यमों में संवाद पर्याप्त है? अब मेरी मानो तो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसे करना चाहिए, क्योंकि उससे जो है कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो चाहे जनता का हो, चाहे मीडिया का हो, चाहे जिसका मतलब क्वेश्चन हो, वो बिना उसके सोचे समझे। क्योंकि उसमें जो होता है, जब मीडिया के द्वारा किया जाता है तो पहले से पर्याप्त क्वेश्चन होते हैं और ये भी होता है कि उसमें क्वेश्चन पहले से डिसाइड होते हैं कि क्वेश्चन पूछे क्या जाएंगे आपसे, तो उसे में रट लेते हैं, क्या मुझे बहाना बनाना। तो इसमें क्या होता है, किसी को कुछ पता नहीं होता, जिससे वो अपना सवाल कभी भी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, और वो नेता को पता है तो बताएगा, अगर वो सही है तो बताएगा, अगर गलत है तो क्या बताएगा। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत ही ज़रूरी मानी जानी चाहिए इसका। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, लोग अपनी राय ज़रूर सोचिएगा, और आप लोग के ऊपर छोड़ देता हूँ, आप लोग अपनी राय ज़रूर सोचिएगा, क्योंकि लोकतंत्र में हर नागरिक की राय माननी चाहिए और मनवाने के लिए भी आपको रखनी चाहिए। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। ठीक, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत।